हेलो दोस्तों, क्या आप कमर के दर्द से परेशान हैं जो नीचे पैर में जा रहा है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि साइटिका क्या होता है, क्यों कमर से दर्द पैर में जाता है, इसका क्या इलाज है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो हमारा वीडियो चैनल है वो समय समय पर आपको कमर दर्द, घुटने का दर्द या कंधे से जुड़ी विभिन्न जटिल समस्याओं के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता है। इनका मकसद हमारा ये होता है कि दूर देहात में भी अगर आप लोग हैं और आपके पास डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है तो इन वीडियोज़ को देखकर घर पर ही आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं और सही डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मेरे इन वीडियोज़ को देखने के बाद लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है और वो लोग सही डॉक्टर तक पहुंच सके हैं, वरना उसके पहले तो वो लोग इधर से उधर रेफर होते रहते थे। और कभी फिजिशियन के पास, कभी न्यूरो सर्जन के पास, कभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास वो कंफ्यूज होते थे कि आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं। लेकिन मैं उनको इन वीडियोज़ के द्वारा एक सही रास्ता दिखा पाया हूँ। इसी श्रृंखला में काफ़ी सारे लोग मुझसे जिस जानकारी के बारे में पूछते हैं वो है साइटिका। साइटिका बीमारी क्या होती है? इसे आम भाषा में रिंगर बाय भी कहा जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है और क्यों हो जाता है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साइटिका या रिंगर बाय बीमारी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो किसी भारी वजन को उठाने से, कोई झटके से, जिम करने से इससे हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर कि आपको बार बार वजन उठाना पड़ता है या कमर पे झटका लगता है, आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, तो भी आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लॉन्ग टाइम के ड्राइवर जो जीप या ट्रक चलाते हैं, या फिर जो भारी वजन उठाने वाले मजदूर हैं, या फिर गृहिणियाँ हैं जो कि काफ़ी बाल्टी वाल्टी उठाने का काम करती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। इसके अलावा जिम में काम करने वाले लड़के जिम में अचानक से बहुत हैवी वेट उठा लेने से, डेड लिफ्ट कर लेने से भी साइटिका होता हुआ मैंने देखा है। ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि सर, हमने कोई वजन उठाया था, उसके बाद मेरी कमर में दर्द हो रहा है जो तेज़ी से करंट की तरह पैर में जा रहा है, और मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, उठ भी नहीं पा रहा हूँ और सो भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमारी जो कमर की हड्डियाँ हैं वो करीब बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों को लेके बनी हुई है। कुल मिला के अगर हम बोलें टू बी प्रिसाइज 33 हड्डियाँ होती हैं हमारी कमर में। इसका जो निचला हिस्सा होता है उस पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसे लंबर और सैक्रल रीजन कहते हैं। इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं जिसे हम L1, L2, L3, L4, L5 इस प्रकार से पुकारते हैं। जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो इन हड्डियों के बीच का छल्ला खिसक जाता है झटके की वजह से। जो भी छल्ला खिसकता है उसका नाम हम उन दोनों हड्डियों के बेस पे करते हैं जिसके बीच का छल्ला खिसका है। फॉर एग्जांपल L4, L5, L5, S1 इस प्रकार से। तो जब ये छल्ला खिसकता है तो पीछे से जो नसें आ रही हैं जो हमारे पैर में सप्लाई करेंगी, उनको ये दबा देता है। यही कारण है कि पैर में करंट जैसी फीलिंग आने लगती है। पैर में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत तेज करंट आ रहा हो। जब पेशेंट को ये वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब बीमारी पैर में है तो डॉक्टर कमर को जांच क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कमर एक तरह की ट्रांसफार्मर है और पैर एक तरह की हमारे घर की सप्लाई है। तो अगर ट्रांसफार्मर में खराबी होगी तो घर की लाइट चली जाएगी, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि घर का बल्ब सुधारने से ट्रांसफार्मर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बीमारी की जो मेन जड़ है वो स्पाइन है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट की एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई के बारे में मैं तरह तरह के वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। जब पेशेंट एमआरआई करके हमारे पास लौटता है तो उससे हमें बीमारी की सीवियरिटी पता चल जाती है। हमें पता चल जाता है कि बीमारी फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड में है, थर्ड में या फोर्थ में। ज़्यादातर जब छल्ला 50% से कम खिसका हुआ होता है तो शुरू शुरू में हम पेशेंट को दवाई, रिहेबिलिटेशन, जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करके ही उसको सही करने की कोशिश करते हैं। हम पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, उसे ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, झटके से वजन उठाने के लिए मना करते हैं और बेड पर सीधा या फिर साइड लेके, करवट लेके सोने के लिए मदद करते हैं। इन चीज़ों से काफ़ी सारे लोगों को आराम आ जाता है। मैं कहता हूँ कि 50 से 60% लोग जो होते हैं वो मेरी दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी से ही सही हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक अटैक वाली बीमारी है। यानी कि कई बार क्या होता है कि एक बार दवाई लेके पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर 4-5 महीने आराम से गुजरते हैं, फिर दोबारा से उसे ऐसा अटैक आ जाता है। तो अगर आपके पिछली बार ये दर्द 5-6 महीने पहले हुआ था, बीच में आपको लग गया है कि आप सही हो गए, तो ऐसा नहीं है कि छल्ला अपनी जगह लौट जाता है। बस यही समझ सकते हैं कि छल्ला थोड़ी देर के लिए उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है, लेकिन फिर अगर दोबारा आप अपनी उसी लाइफस्टाइल में लौटते हैं, यानी आपका वजन ज़्यादा है या फिर आप कोई झटके का काम करते हैं, तो दोबारा से छल्ला खिसक कर आपको पेन कर सकता है।
जो लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर रहते हैं और दवाई और फिजियोथेरेपी से सही हो जाते हैं वो तो ठीक है। जिन लोगों को बार बार पेन होता रहता है उन्हें हम थर्ड या फोर्थ स्टेज में काउंट करते हैं। ऐसे लोगों को जब दवाई और फिजियोथेरेपी से आराम नहीं होता तो हम उन्हें सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी दूरबीन से होने वाला ऑपरेशन है। काफ़ी सारे लोग आपको कमर के ऑपरेशन के बारे में डराएंगे कि ये नहीं कराना चाहिए और इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कमर के ऑपरेशन के अगले दिन से ही आप अपने घर पे जा सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। दूरबीन से होने वाले इस ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई चीरफाड़ नहीं होती, ना ही कोई ब्लड या इत्यादि चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अपन बेड रेस्ट की बात करें तो पेशेंट को कोई बेड रेस्ट भी नहीं करना पड़ता और पेशेंट स्वयं ही अगले दिन से अपने सारे काम कर सकता है। 3 से 4 महीने में आप वजन उठाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी से काम नहीं चलता, जहाँ पे एक से ज़्यादा छल्ले खिसके हुए हैं, तो छोटा माइक्रो डिस्केक्टोमी कराने की सलाह दी जाती है। माइक्रो डिस्केक्टोमी भी एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन है और ऑपरेशन के अगले दिन से ही आप काम पे लौट सकते हैं। दोस्तों, स्पाइन के ऑपरेशन अब बहुत एडवांस हो चुके हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन ने भी ये सर्जरीज कराई है और उसके बाद वो दोबारा से गेम में लौट पाए हैं। तो अगर आपकी साइटिका या रिंगर बाय की प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एमआरआई देख के आपको गाइड कर सकता हूं कि क्या आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक निर्धारित कंसल्टेशन शुल्क है जो पे करना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी ऑर्थोपेडिक्स की किसी भी समस्या से परेशान हैं और उसके बारे में आपको हल नहीं मिल पा रहा, या फिर इस वक्त आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम के बारे में ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।